नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सैमसंग का A14 5G मैंने डेट रिकवर किया था और डेट रिकवर होने के बाद फाइनेंस लॉक लग जाता है। अब फाइनेंस लॉक क्यों लगता है, क्या कारण है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था। लेकिन इस सेट ने मेरे को बहुत कुछ सिखा के गया है और मैं चाहता हूँ आप लोग को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये छोटा मोटा समस्या नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ा हो सकता था और मैंने इसको कैसे हैंडल किया है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये सेट जब डेड कंडीशन में आया था तो मैंने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद जब सेट ऑन हुआ तो ये फाइनेंस लॉक पे आ गया था। और फाइनेंस लॉक पे आने के बाद मैंने जो भी इसके बारे में डिटेल निकाला है वो वीडियो जब शुरू होता है उसी समय थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा मैंने क्या क्या किया। सर्विस सेंटर में मैंने इसका सीरियल नंबर भेजा था और सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को जो भी डिटेल निकाल के दिया उससे बहुत चीज़ मेरे को आइडिया लगा कि इसमें क्या क्या हुआ है। और चूँकि सेट बनाना रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है दोस्तों। आज के डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे अच्छे लेवल के सिखाए जाते हैं और लोग अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला मैं ही कर रहा हूँ रिपेयर, लेकिन मेरे पास भी काम बहुत ज़्यादा आता है और इसके लिए दोस्तों मैं वीडियो बहुत दिनों से नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही है मेरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोग का जैसा प्यार देखा हूँ कि लगभग 4 ही वीडियो मैंने डाला है और 4 वीडियो में लगभग 400 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है और मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे को 400 सब्सक्राइबर कम नहीं होता है। और 4 वीडियो पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब्सक्राइबर मेरा 4 वीडियो पे हो जाएगा। मैंने तो बस टेस्टिंग पर्पज़ से ये वीडियो बना के डाला था, लेकिन आप लोग का प्यार देख के मेरे को इतना मोटिवेशन हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि और भी वीडियो लाऊं। और इतने दिनों पे नहीं पर एक सप्ताह में एक कम से कम वीडियो आप लोग के लिए निकाल के लाऊंगा मैं। इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे को इतना पसंद करते हैं तो आप लोग के लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक कम से कम सप्ताह में वीडियो लेके आऊँ। और मेरे पास दोस्तों काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और अकेला ही मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारा कुछ हैंडल करता हूँ। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है जो मेरा सपोर्ट कर सके, मैं अकेले ही सारा चीज़ हैंडल करता हूँ, जिसके कारण ये सब चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा नया नया सा है। वीडियो में बनाना जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बना के और आप लोग तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ और कुछ न कुछ इससे सीखने को ही मिलेगा दोस्तों। आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया है, हो सकता है कल आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों, जब ये सेट मेरे पास डेट आया तो एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो कि उनका भी दुकान है, तो उन्होंने मेरे पास 2 तारीख को एक मैसेज भेजा था कि एक सेट आया है A14 5G, जो कि CPU साइड में कुछ काम किया हुआ सा लग रहा है और बाकी बोर्ड फ्रेश है, क्या ये सेट ऑन हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ देखेंगे, अगर ऑन होने लायक होगा तो क्यों नहीं ऑन होगा। तो मेरे पास जब उन्होंने लेके आया तो मैंने सारा चीज़ चेक करा स्टेप बाय स्टेप। और जहाँ तक भी मैंने कुल टेस्टिंग किया तो ये पता चला कि सेट में कहीं से शॉर्टिंग नहीं है। और हॉट टेस्टिंग में भी लगभग वोल्टेज बीपीएच बन रहा था, बैटरी कनेक्टर पे नहीं बन रहा था। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इसका सीपीयू और ईएमएमसी पे काम किया हुआ है, जो कि ईएमएमसी के साइड में आप देख सकते हैं इसमें मास्किंग किया हुआ सा लग रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि जिसने भी काम किया होगा वो शायद कुछ गलती किया होगा जिसके कारण ये सेट रिकवर नहीं हुआ होगा। तो मैंने सबसे पहले तो इसका ईएमएमसी उतारा और सीपीयू उतारा। सीपीयू उतारने के बाद मैंने देखा कि थोड़ा सा मतलब एक बॉल शायद आपस में जुड़ा हुआ था और ईएमएमसी के नीचे में एक पैड जो है वो मिसिंग था, जिसको उन्होंने मास्किंग किया था, जो कि साइड से भी दिख रहा था। और ईएमएमसी को निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है इसके अंदर में, कुछ क्या काम हुआ है और सीपीयू के नीचे क्या काम हुआ है। तो मैंने जब ये ईएमएमसी उतारा
तो इसके नीचे ये मतलब जो मास्किंग दिख रहा था, वो मास्किंग के नीचे जो उन्होंने जंपर वायर लगाया था, वो नॉर्मल जंपर वायर जो मोटा वाला होता है वो लगाया था। और शायद इसी के कारण इसका बॉल जो है वो आपस में टच हो गया था, भिड़ गया था, जिसके कारण ये सेट प्रॉब्लम दे रहा था। और सीपीयू को भी मैंने निकालना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि अगले का काम किया हुआ है, कैसा काम किया उसने, मेरे को संतुष्टि नहीं होता है। हो सकता है उसने सही से सीपीयू लगाया हो, लेकिन जो मैं अपने खुद से लगाऊंगा उसमें ज़्यादा संतुष्टि मिलता है मेरे को। और चूँकि मैं देखा था कि काम किया हुआ है सीपीयू और ईएमएमसी दोनों में भी, इसके लिए मैंने सीपीयू और ईएमएमसी दोनों को भी निकालना ज़रूरी समझा। और जब मैं सीपीयू और ईएमएमसी को प्रॉपर रिवॉल्व करके और जो इनका पहले वाला जो जंपर वायर लगा हुआ था मोटे वाला, उसको मैंने निकाल दिया और माइक्रो जंपर वायर अच्छी तरीके से लगा के मास्किंग करके, और जब मैं सीपीयू ईएमएमसी बिठाया तो सेट तो सक्सेसफुली मेरा रिकवर हो गया। अब आता है बात कि जब ये रिकवर हो गया तो क्या समस्या झेलने को मिला। तो दोस्तों, जब ये सेट रिकवर हुआ तो मैंने इसका सेटअप किया। आगे आपको वीडियो में सारा मतलब कंप्लीट ही वीडियो है, क्योंकि मेरा वॉइस और वीडियो आगे पीछे इस हो रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको मतलब वीडियो के साथ साथ वॉइस दे पाऊँ, मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं। जब सेट रिकवर हुआ तो ये फाइनेंस लॉक पे था, और फाइनेंस लॉक पे था तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि कस्टमर फाइनेंस पे लिया होगा फ़ोन, और फाइनेंस पे लिया होगा तो वो अपना किस्ती भरेगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे पास सेट लाया था वो उनको मैंने समझाया कि ऐसा है कि कस्टमर हो सकता है फाइनेंस पे फ़ोन लिया होगा, उसका तो फ़ोन डेड था ना, अब डेड था तो अपना काम था ऑन करना, ऑन कर दिया। अभी फाइनेंस लॉक का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, अगला किस्ती भरेगा तो किस्ती भरने के बाद इसका अनलॉक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को हाँ में हाँ भरा और वो सेट लेके चले गए। सेट जब लेके चले गए तो उन्होंने कस्टमर को डिलीवर भी किया, और अगले दिन उन्होंने फ़ोन करके ये बोला कि मेरे पास से ये कस्टमर वापस लेके आया है, और कुछ इस तरह का मतलब मसला बताया उन्होंने कि वो सर्विस सेंटर गया और सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि ये आपका मदरबोर्ड ही नहीं है। तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि जिस बंदे के पास ये मदरबोर्ड पहले दिखाया था रिपेयर करने के लिए, उसने शायद इसका मदरबोर्ड चेंज कर दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मैं सोचने लगा। फिर उसके बाद मैंने इस बोर्ड का जो बारकोड होता है वो सर्विस सेंटर में भेज के और उनको बोला कि इसका डिटेल निकाल के बताइए। तो डिटेल निकाल के बताया, और उनका जो जो कस्टमर का बिल था उस पे IMEI नंबर और इस मदरबोर्ड का सीरियल नंबर से दोनों भी मैच कर रहा था। तो मसला ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गेम क्या है। तो गेम दोस्तों ये बहुत ही सिंपल गेम था कि उस बंदे ने जिसने पहले रिपेयर करने के लिए लिया था वो मदरबोर्ड नहीं चेंज किया, उसका मदरबोर्ड रहने दिया, सिर्फ मदरबोर्ड से CPU और eMMC निकाल के उसने दूसरा KG लॉक वाला eMMC लगा दिया और उसका CPU भी लगा दिया। दोस्तों इसका प्रूफ है कि जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में जो फ़ोटो एक दो लगाया हूँ उसमें आप देखिएगा कि बोर्ड पे जो बारकोड होता है वो भी है, और बोर्ड पे एक पहचान रहता है। कंपनी अगर 3-4 वेरिएंट का फ़ोन निकालता है, जैसे 332, 464, 8 128 इस तरह का वेरिएंट जो होता है, तो एक ही मॉडल में कई सारा वेरिएंट फ़ोन आता है, ठीक है। तो उस पे ना एक येलो कलर का टैग लगा होता है, वहाँ पे मतलब जॉइंट जहाँ पे रहेगा, जैसे 464 है और 6 128 है, 8 128 है, इस तरह का लिखा हुआ रहता है। तो जहाँ पे भी उसमें सोल्डरिंग सटा हुआ होगा तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि वो जो सेट है उस मतलब 464 वाले पे अगर ज्वाइंट है तो 464 वेरिएंट का है, या 6 128 वाले पे उसका सोल्डरिंग लगा हुआ है तो 6 128 है। इस तरह का
अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कोई मैकेनिक चाहे तो उसको अपने से सोल्डरिंग मास्क कर दे, तो इस तरह का करेगा तो 2 पे रहेगा, लेकिन इस बोर्ड पे तो सिंगल पे ही था। और ये बोर्ड 464 मतलब जो कस्टमर का था विथ बिल के साथ, वो 464 ही कस्टमर ने परचेज किया था। तो मेरे को डाउट हुआ इसके। सबसे पहले यूएफएस पे मैंने यूएफएस का सीरियल नंबर सीधा गूगल पे टाइप कर दिया, और गूगल पे टाइप करने के बाद जब आपके पास भी कोई ऐसा सैमसंग का ईएमएमसी हो, तो आप भी गूगल पे उसका पार्ट नंबर टाइप करोगे जो लिखा रहता है ईएमएमसी पे या यूएफएस पे, वो डायरेक्ट सिर्फ सीरियल उसका पार्ट नंबर टाइप करने के बाद आपको टोटल डिटेल आ जाएगा। सैमसंग का जो ऑफिशियल साइट होता है उस पर आप डायरेक्ट चेक कीजिएगा, तो चाहे वो ईएमएमसी हो चाहे वो यूएफएस हो, उसके बारे में टोटल डिटेल निकल के आता है। तो मैंने जब इसका डिटेल चेक किया गूगल पे, तो मैंने ये पाया कि ये जो ये यूएफएस लगा हुआ है इसमें वो 6128 है। तो कस्टमर का जो बोर्ड है वो 464 है और इसमें यूएफएस 6128 है। और दूसरी चीज़ ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूएफएस अगर 6128 लगा हुआ है और सेट ऑन भी हो रहा है, आईएमईआई भी ओके है, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों भी मतलब किसी और बोर्ड का स्वैप किया गया है। यानी कि सीधी सी मतलब है कि जिसके पास पहले ये सेट रिपेयर होने के लिए गया था, उसने इसका मदरबोर्ड नहीं चेंज करके इसका यूएफएस और सीपीयू निकाल लिया, क्योंकि उसको पता था कि इसका वैल्यू क्या है। और आप लोग भी समझ सकते हैं एक अनलॉक डिवाइस का सीपीयू और ईएमएमसी का क्या वैल्यू हो सकता है। गेम सारा क्लियर हो चुका है। अब इसमें मसला ये है कि कस्टमर समझने के लिए तैयार नहीं है कि उसके साथ जो गलत किया वो गलत करने वाला कौन है। क्योंकि हमने तो जो उसने दिया था डेड सेट उसी को रिपेयर करा है। अब उस बंदे ने जिसका भी ये सेट है वो पहले कहीं पे दिया था रिपेयर करने के लिए, और रिपेयर करने के दौरान उसने इसका सीपीयू और ईएमएमसी मार दिया, और ईएमएमसी सीपीयू थोड़े से पैसे के लिए उसने निकाला होगा। अब इस मतलब कोई अगर किसी का इस तरह का काम करता है, अब मान लो थोड़े से पैसे के लिए उसने किसी का सीपीयू ईएमएमसी चोरी करके दूसरे डिवाइस में लगा दिया, तो थोड़े से पैसे के लिए उसने लगा तो दिया, पर क्या पता अगर कस्टमर कल के डेट में अगर क्लेम कर दे, केस कर दे कि मेरा डिवाइस चोरी हो गया या छीन लिया ऐसा कुछ, तो जिसके सेट में वो लगाया होगा सीपीयू ईएमएमसी, वो तो बेमौत मारा जाएगा बेचारा। क्योंकि उसने तो पैसा दे के इसको बोला होगा कि मेरे को फाइनेंस लॉक तोड़ दो। अब ये फाइनेंस लॉक करके दिया, एक तो ये गलती करा, दूसरा गलती इस कस्टमर का सीपीयू ईएमएमसी चोरी करा, दूसरा गलती करा, तीसरा क्या होगा कि जब ये कस्टमर अगर कंप्लेन करता है कि मेरा डिवाइस चोरी हो गया, तो अब क्या होगा कि वो बंदा भी फंस जाएगा जो कस्टमर होगा, क्योंकि आईएमईआई और जो भी है इसका मतलब इस कस्टमर का आईएमईआई उसके फ़ोन में चला गया और इसके फ़ोन में किसी और का आईएमईआई आ गया। और दोस्तों, आईएमईआई के साथ खिलवाड़ करना ये गैर कानूनी होता है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो ये बहुत ही मतलब कानूनन अपराध है, और बहुत मतलब इसकी बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। और मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि किसी भी कस्टमर का जेन्युइन काम करके दो, इस तरह का फर्जी काम नहीं करो। इस तरह का फर्जी काम में बहुत मतलब नुकसान झेलना पड़ सकता है, और देखा जाए तो ये मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। किसी का अगर मदरबोर्ड आप हेर फेर करते हैं, या मदरबोर्ड नहीं भी हेर फेर करते हैं, मदरबोर्ड हेर फेर करना तो अलग बात हो गया, सीपीयू और ईएमएमसी जो स्वैप करते हैं वो भी आप कस्टमर का मोबाइल रिकवर करने के लिए और मतलब उसका डाटा रिकवर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इस तरह का काम करना भी गलत काम है। इस तरह का काम जिसने भी किया है, जो थोड़े से पैसे के लालच में करा है, वो भी शायद देख रहा होगा इस वीडियो को, और उसको
उसको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इस तरह का गलत काम मत करो। और इस तरह का गलत काम करोगे तो जितना भी चोरी करके पैसे कमाए हो वो एक दिन तुमको भरना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा दोस्तों कि जब भी आपके पास कोई फ़ोन डेड कंडीशन में आता है तो कस्टमर से एक बार पहले वेरीफाई हो जाइए कि कहीं पे दिखाया तो नहीं है। अगर दिखाया है तो आप उसको अच्छी तरह से देखें, उसका सीपीयू और ईएमएमसी पे काम किया हुआ है या नहीं है। अगर उसमें काम किया हुआ है तो कस्टमर से सीधा सा बोल दीजिए कि देखिए मैं सेट को सिर्फ ऑन करूँगा और आपके सामने में अगर काम करवाओगे तो आपके सामने में काम करके दूंगा। या फिर आप नहीं भी रहोगे, अगर आपने पहले कहीं दिखाया है और इस तरह का मतलब किसी तरह का पंगा फंसता है, जैसे हो सकता है तो आपका मदरबोर्ड किसी ने चेंज कर दिया हो सकता है तो आपका इसका मेन जो सीपीयू होता है और ईएमएमसी होता है वो चेंज कर दिया जिसके कारण आपका आईएमईआई बदल सकता है। हो सकता है तो इसमें फाइनेंस लॉक भी आ सकता है। इस तरह का कोई मसला अगर आएगा तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। इस तरह का दोस्तों कस्टमर को क्लियर कह के ही काम करें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और आप अपने कस्टमर को भी बिल्कुल क्लियर बोल देंगे तो कल के डेट में कस्टमर भी आपको नहीं बोल पाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास मैं बहुत दिनों से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, इस तरह का कभी कंप्लेन मेरे पास आया नहीं था। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट केस है ऐसा जो कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और कस्टमर भी ऐसा है कि उसको पूरा तरह से भरोसा है कि जिस जहाँ पे भी उसने पहले दिखवाया है वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा उसके मतलब मदरबोर्ड में छेड़खानी नहीं किया है। कस्टमर का कहना है कि मेरे सामने में, मेरे आँख के सामने में उसने मोबाइल को खोला और देखा, जब उससे नहीं बना तो मेरे सामने में ही वापस दे दिया। अगर उसके सामने में ही बंदा काम करके दिया तो ये चीज़ कैसे नहीं समझ पाया कि उसका सीपीयू और ईएमएमसी चेंज हो चुका है। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि ईएमएमसी पे जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर डालने के बाद 8128 आ रहा है। और जो इस बंदा ने मदरबोर्ड परचेज किया था वो 464 का था। मदरबोर्ड नहीं, मोबाइल ही परचेज किया था तो वो 464 में वेरिएंट में परचेज किया था। तो इसका 6128 कैसे हो गया। और दोस्तों आप लोग के सामने मैंने लाइव सारा सेट को मतलब रिपेयर करके और ऑन करके दिखाया है कि इसका पहले भी मैंने निकालने से पहले भी सारा चीज़ इसका आप चेक कर सकते हैं, सीरियल नंबर से लेके सारा चीज़ भी वही है। और सेट को मैंने फाइनली रिकवर करके और देख सकते हैं कि ये फ़ोन पे लोगो आ चुका है सैमसंग का। और जब ये सेट ऑन हुआ तो सबसे पहले मैंने देखा है कि ये सेट ऑन हुआ तो इसको सेटअप करके देखते हैं। और ये भी कहना था उनका जो मेरे पास लेके आए थे सेट की, उसका डेटा बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैंने इसी खुशी में मैंने बोला कि चलो देखते हैं इसको ऑन करके देखे तो ये तो फॉर्मेट हो चुका था। और फॉर्मेट हो चुका था या जो भी था वो तो खैर इसका स्वैप ही कर लिया। हो सकता है उस कस्टमर का डेटा रहा हो उसके सीपीयू एमएमसी में। अब थोड़े से पैसे के लालच में उस बंदे ने तो इसका सीपीयू एमएमसी दोनों भी और इसका जो भी डेटा था इस कस्टमर का वो सारा चला गया, दूसरे के सेट में डाल दिया होगा, पता नहीं जितना भी पैसे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरह का नए नए वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।